आप देख रहे हैं द्वाबा टुडे न्यूज नेटवर्क टीटी न्यूज, सत्य, समर्पण, साहस। नमस्कार, यह है डीटी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में डेली स्पेशल डोज। मैं आपके साथ हिमांग चंद्र और कैमरे के पीछे जो है वो है अनुष्का गुप्ता। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे दिन भर की विशिष्ट खबरें। तो चलिए फिर रुख करते हैं दिन भर की विशिष्ट खबरों की तरफ। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 91,702 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के नए मामलों की संख्या 1 लाख से नीचे रही है। इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिविटी जो मामलों की संख्या है वो 2,92,74,823 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3,403 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 3,63,069 हो गई है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन इस महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले गुरुवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि कर दी थी। इसकी वजह से गुरुवार को 6,000 से ज़्यादा मौतें दर्ज हुई थीं, लेकिन उससे पहले रोजाना जारी होने वाली मौतों के आंकड़ों में 2,000 के आसपास रहते थे। कोरोना काल में जब देश में वेंटिलेटर को लेकर संकट बढ़ रहा था, तब हर ओर हाहाकार मचा था। अब कोलकाता के एक वैज्ञानिक ने इस समस्या का हल निकाला और एक पॉकेट वेंटिलेटर का आविष्कार किया है। डॉक्टर रामेंद्र लाल मुखर्जी जो एक इंजीनियर हैं और लगातार इस तरह के आविष्कार करते रहते हैं, उन्होंने एक बैटरी से चलने वाला पॉकेट वेंटिलेटर तैयार किया है जो किसी भी मरीज को तुरंत राहत दे सकता है। ये आसानी से काम करता है और काफ़ी सस्ता भी है। ऐसे में अगर किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये वेंटिलेटर उसके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि कोरोना संकट के बीच मेरा ऑक्सीजन लेवल भी लगभग 88 पहुंच गया था। तब मेरा परिवार मुझे अस्पताल ले जाना चाहता था। मैं संकट से बाहर आ गया, लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में मरीजों की मदद करने के लिए एक आइडिया आया। ठीक होने के बाद उन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया और 20 दिनों में मात्र इसको तैयार भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस डिवाइस में 2 यूनिट हैं, पावर और वेंटिलेटर, जो कि मास्क से अटैच है। एक बटन दबाते ही वेंटिलेटर काम करना शुरू कर देता है और साफ हवा को मरीज तक पहुंचाता है। मुखर्जी के मुताबिक अगर किसी मरीज को कोविड है तो यूवी फिल्टर वायरस मारने में मदद करता है और हवा की सफाई करता है। इस वेंटिलेटर की मदद से वायरस कम फैलेगा, मरीजों डॉक्टरों को राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ब्लैक फंगस के मामले जब बढ़ रहे हैं तब ऐसे वक्त में ये मरीजों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। खास बात तो ये है कि ये पॉकेट वेंटिलेटर में एक कंट्रोल नॉब है जो कि हवा के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। इसका वजन सिर्फ 250 ग्राम है, जबकि ये बैटरी से चल सकता है। एक बार चार्ज करने पर ये 8 घंटे तक काम कर सकता है। इतना ही नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर से इसे चार्ज भी किया जा सकता है। आपने वैक्सीन लगवा ली है क्या? अगर लगवा ली है तो कहीं आपकी बॉडी में मैग्नेटिक इफेक्ट तो नहीं आ गया है? वैक्सीन लगवाने के बाद आप जरूर चेक करिएगा कि कहीं आपकी बॉडी मैग्नेट की तो नहीं हो गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक शहर के निवासी अरविंद जगन्नाथ सोनार, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाई थी, दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद ही उनके शरीर में अजीब सी शक्ति का विकास हुआ और ये अजीब सी शक्ति का विकास है, उनकी बॉडी ने मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे, जब भी कोई लोहे की वस्तु को उनकी बॉडी के पास ले जाया जाता तो वो वस्तु ऑटोमेटिक उनकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती। ऐसे में अब यह मामला नासिक शहर के डॉक्टरों के लिए भी अजीब पहेली बना हुआ है और इसका निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब उसकी रिपोर्ट आएगी कि आखिर ये होने के पीछे वजह क्या है। हालांकि डीटी न्यूज नेटवर्क और द पत्रकार बाबू इस बात की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है कि यह घटना कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद हुई है। फिलहाल में ना तो कोई लोकसभा का कोई चुनाव है और ना ही उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कोई सीट खाली है। ऐसे में पूर्व मंत्री
जितिन प्रसाद का उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने से सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। जुलाई में 5 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता खुला हुआ है। अगर ऐसा होता है कि यूपी में बीजेपी को चुनाव से पहले जिस ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी वो जितिन प्रसाद के रूप में खत्म होती दिख रही है। दरअसल जितिन प्रसाद के भाजपा में आने की टाइमिंग हो या फिर एंट्री के बाद उनके द्वारा दिए गए बयान, इन सब से लग रहा है कि जितिन प्रसाद के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह बनाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है और लंबे वक्त से इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही बीजेपी को प्रदेश स्तर पर एक ब्राह्मण चेहरे की भी तलाश है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि जितिन प्रसाद को जल्द ही योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ के करीबी और सूत्रों और संगठन के लोग लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि फिलहाल कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं और दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, वो कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा करते हैं। अब डेली स्पेशल डोज के अंत में नजर डालते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी आज के इतिहास पर कि आखिर आज का इतिहास क्या कहता है। हम भी घर पर रहकर आराम कर सकते थे, हमें भी माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पाला था, पर छोड़ते वक्त हम उनसे यह भी नहीं कह पाए कि अगर कभी आंसू गोद में टपकने लगें तो मन बहलाने के लिए उन्हें ही अपना बच्चा समझ लेना। ये लाइनें कही गई हैं उस महान क्रांतिवीर के द्वारा जिसने मात्र 30 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। और वर्ष 1897 में आज ही के दिन इस क्रांतिवीर का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे जिन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व किताबें लिखा करते थे। उन्होंने सन 1916 में मात्र 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिलता था उससे वे हथियार खरीदे करते थे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया करते थे। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इतिहास में 11 जून का दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से याद किया जाता है। दरअसल 11 जून 1964 के दिन ही जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों को देश भर में बिखेर दिया गया था। नेहरू ने अपनी वसीयत में इस इच्छा का जिक्र किया था। इसी के चलते उनके निधन के बाद उनकी अस्थियों की राख को देश के अलग अलग खेतों में बिखेरा गया था। वहीं ब्रिटेन के लोकतांत्रिक इतिहास के लिहाज से भी यह दिन बड़ा खास महत्वपूर्ण है। 11 जून 1987 के दिन ही ब्रिटेन की लौह महिला कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तब ब्रिटेन के 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली उपलब्धि हासिल करने वाली राजनेता बनी थी। फिलहाल आज के हमारे शो डेली स्पेशल डोज में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से नेक्स्ट वीक में होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके की कुछ विशिष्ट खबरों को से रूबरू कराएंगे दिन भर की। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही आपको एक हिदायत भी है, भारत इस समय कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहा है और नीति आयोग के हिसाब से सितंबर या अक्टूबर में भारत में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है कोरोना की। तो इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और आपका सही समय आ गया है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है जिससे कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। धन्यवाद।